स्थिति क्या है? यदि मैं यहाँ आपसे बात कहूँ कि मैं आपसे एक कथन कह रहा हूँ कि मैं आपके घर आता हूँ, क्या कहा मैंने? या हम आपके घर आ रहे हैं, क्या कहा हमने? हम आपके घर आते हैं, हम आपके घर आते। चलिए मैंने समय भी बता दिया कि भाई हम 5 बजे आपके घर आ रहे हैं। अब यहाँ से प्रारंभ होता है क्या? आपका कार्य, कि भाई आप क्या करने वाले हैं। अब आपके मस्तिष्क में क्या क्या विचार आने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। पहला विचार क्या आएगा आपके मस्तिष्क में कि सर ने फ़ोन करके मुझे ये बताया है कि क्या बताया है कि वो आ रहे हैं। आप कहेंगे सर के साथ कितने लोग आ सकते हैं? ये हम क्या कर रहे हैं, कार ना तो मैं अभी आपके घर आया हूँ, ठीक है ना, लेकिन आपके यहाँ आने से पूर्व ही आप मेरे आने का, मेरे स्वागत का, मेरे खाने का सब क्या करते हैं, एक कल्पना बनाने लगते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या, भी सर आ रहे हैं, हो सकता है सर के साथ 1-2 व्यक्ति और आए, हो सकता है आपने क्या, हो सकता है 4 मेंबर सर के साथ आएंगे। ये क्या किया आपने, कल्पना बनाई है। 4 व्यक्ति आएंगे तो हम क्या करेंगे, सर का वेलकम करेंगे। चलिए ठीक है ना। मैंने जो टाइम बताया आपके लिए कि भाई मैं 5 बजे आऊँगा, 4 व्यक्ति जो आपके द्वारा कल्पना की जा रही है, मेरे द्वारा नहीं, आपके द्वारा कल्पना की जाएगी कि 4 व्यक्ति मैक्सिमम आ सकते हैं सर के साथ, ठीक है। हम उनका वेलकम करेंगे और आने का समय जैसा कि मैंने बता दिया कि 5 o'clock, ठीक है ना, 5 o'clock जो मैंने टाइम बताया। तो आपने भी कहा है कि हाँ सर भाई टाइम के पाबंद है, तो निश्चित बात है सर 5 बजे तक आ जाएंगे। 4 व्यक्तियों के साथ आएंगे, हम उनका वेलकम करेंगे, ठीक है। वेलकम के बाद हम उन्हें लंच, ठीक है ना, लंच के बाद हम उनसे कहेंगे भाई हमारा जो है, लंच करने के बाद हम उन्हें घुमाएंगे, जो हमारे आसपास घर है या हमारा जो भी स्थान है हम उन्हें घुमाएंगे साथ में। चलिए ठीक है ना, घूमने की बात यहाँ पर आ गई। फिर हम जैसे इवनिंग हो जाएगी तो हम इवनिंग में हम उनसे कहेंगे सर डिनर की बात भी हम करेंगे, और डिनर के बाद क्या है सर, क्या है, बैक हो जाएंगे, यानी कि चले जाएंगे। और जाते समय मेरी बहुत तारीफ़ करके जाएंगे, अप्रिशिएट करके जाएंगे मुझे कि हाँ आपने जो किया बहुत अच्छा किया। ये सभी कार्य जो आपने मस्तिष्क में बना लिए हैं, कार्य हुआ नहीं है अभी, लेकिन कार्य होने से पूर्व ही कार्य की कल्पना कर लेना। बिल्कुल सरल शब्दों में यदि मैं कहूँ कि कार्य पूर्ण होने से पहले ही, क्या कहा मैंने, कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्य की कल्पना कर लेना। कार्य होने से पहले, होने से पहले, से पहले कार्य की कल्पना, कार्य की क्या कर ली हमने, कल्पना करना ही, कल्पना ही क्या कहलाती है, कल्पना ही क्या कहला रही है, कल्पना करना। अच्छा यहाँ ऐसा कर लेते हैं, कल्पना करना जो सत्य भी हो सकती है और असत्य भी, जो क्या हो सकती है, जो सत्य या असत्य हो सकती है, जो सत्य या असत्य हो सकती है, हो सकती है, क्या कहलाएगी फ्रेंड्स, भाई यही कहलाने वाली आपकी परिकल्पना, उपकल्पना या प्राकल्पना। क्या कहलाने वाली, यही आपकी परिकल्पना। क्या कहलाने वाली, परिकल्पना कहें आप इसे, उपकल्पना कहें आप इसे, क्या क्या कह सकते हैं, प्राकल्पना कहें इसे, यही सब है। कार्य हुआ नहीं, अब देखिए यहाँ पर कोई कार्य हुआ। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा, देखिए कि यह आपकी परिकल्पना बन चुकी है। सर 4 व्यक्तियों के साथ आएंगे, 5 बजे तक हम उनका वेलकम करेंगे, लंच देंगे, उन्हें घुमाएंगे, फिर हम डिनर के लिए कहेंगे, फिर जब सर वापस जा रहे हैं तो निश्चित रूप से मेरी बहुत तारीफ करके जाएंगे। ये मेरी एक कल्पना बन चुकी है। अब क्या होता है, मैं वेट कर रहा हूँ सर का, कब भाई 5 बजे मैं वेट कर रहा हूँ कि हाँ भाई सर आने वाले होंगे या सर आ रहे होंगे। 5 बज गया भाई। यहाँ पर अपन देखते हैं कि सत्य और असत्य का जो है किस प्रकार हम देख सकते हैं। कार्य प्रारंभ हो रहा है, 5 बज गया, मैं अभी तक नहीं पहुँचा। आई थिंक मैं पहुँचा आपके लिए 6 बजे। तो एक आपने कल्पना किया की थी कि 5 बजे तक सर आ जाएंगे।
आपकी ये चीज़ क्या हो गई, गलत हो गई। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट, आपने क्या विचार किया था कि 4 व्यक्ति के साथ पहुंचेंगे, निश्चित बात है, चलिए ठीक है, हम 4 मेंबर पहुंचते। चलिए एक बात आपकी, वेलकम किया आपने, ठीक है, आपने वेलकम किया, ये भी आपका ठीक हो। लंच किया, ठीक है, हमने कहा कि भाई हम लंच करके आए हैं, हम लंच नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, वो आपकी असत हो गई। आपने घूमने का कहा, ट्रुथ, हमने चलो ठीक है घूम लेते हैं, हम घूम लिया। नेक्स्ट, डिनर का काम, हमने डिनर कर लिया। अब हम वापस रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है, हम रिटर्न होंगे और हमने आपकी तारीफ़ की कि नहीं यार आपने, हम आपके यहाँ आए, आपने बहुत शानदार हमारा वेलकम किया है, घुमाया भी है, डिनर भी बहुत शानदार रहा है, ये सब हमने किया। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे, आपके द्वारा जो छोटी छोटी कल्पनाएं की गई, तो उनमें से 2 कल्पना थी वो आपकी क्या हुई, असत्य हो गई। लेकिन आपकी बाकी जो कल्पनाएं थी, जैसे ये आपकी सत्य हो जाती, ये आपकी सत्य हुई है, ये आपकी सत्य हुई है ना, ये आपकी सत्य हुई है, ये भी आपकी। तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल गया, जो हमने उपकल्पना बनाई थी वो क्या हुई, हमारी सत्य। और हम कहें कि भाई ये भी सत्य हो गई, ये भी आपकी सत्य। तो इसीलिए कहा गया है कि उपकल्पना क्या है, अब इन्हीं के आधार पर आप क्या करेंगे, यदि आपको तारीफ मिलती है तो आप क्या कहेंगे, नेक्स्ट टाइम यदि सर मुझे आने का कहेंगे, तो इस प्रकार से ही मैं व्यवस्था बनाऊंगा। इस प्रकार से आप व्यवस्था क्यों बनाएंगे, क्योंकि इस व्यवस्था में आपको क्या मिला, निश्चित बात है आपको अप्रिसिएशन मिला, यानी कि आपको तारीफ मिली है, जिसके कारण आप क्या कहेंगे, नेक्स्ट टाइम भी हम इसी प्रकार से कार्य करेंगे। यही है आपकी परिकल्पना, उपकल्पना या हाइपोथेसिस। क्लियर। इसीलिए लुंडबर्ग ने क्या कहा है सबसे पहले ही, कि परिकल्पना काम चलाऊ सामान्यकरण है। आपका काम क्या था, आपका काम क्या था कि सर के आने से लेके सर के जाने तक सर का ध्यान रखना, यह कार्य था आपका। आपने अपने कार्य को बखूबी निभा दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपकी जो कल्पना थी वो क्या हो गई, सत्य साबित हो गई है। चलिए आगे चलते हैं। बोगार्ट्स क्या कहते हैं भाई, नेक्स्ट बोगार्ट्स का कहना क्या रहा है भाई उपकल्पना के बारे में। तो बोगार्ट्स क्या कहते हैं भाई, एक प्रस्थापना जिसका परीक्षण किया जाता है, क्या कहा है इन्होंने, एक प्रस्थापना जिसका परीक्षण किया जाता है, एक प्रस्थापना जिसका परीक्षण किया जाता है, जिसका क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है भाई, उसे प्राकल्पना कहा गया है। किसके अनुसार कहा गया है, तो बोगार्ट्स के अनुसार कहा गया है। भाई यहाँ पर हमने क्या देखा, यह सब बनाया था ना, इसका अब क्या किया गया, बोगार्ट्स कहते हैं भाई इसका परीक्षण करना है। तो आपने परीक्षण ही किया ना, आपने वेट क्या कि सर 5 बजे तक आएंगे, सर 5 बजे नहीं 6 बजे आए, परीक्षण चल रहा है। वेलकम किया, फिर लंच का कहा, मैंने लंच का मना कर दिया, परीक्षण चल रहा है, ठीक है ना। तो जिसका परीक्षण किया जाना है या किया जाता है, उसे क्या कहा इनके अनुसार, इनके अनुसार उसे क्या कह दिया है, परिकल्पना कह दिया है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट विचारक को यदि हम देखें, मैकडूगल को यदि हम देखते हैं, इनका कहना क्या रहा है, गुड एवं हॉट की बात करते हैं ना। अभी मैकडूगल की याद नहीं आ रही मुझे, जैसे याद आती है मैं आपको बताता हूँ। गुड एवं हॉट क्या कहना चाहते हैं, इनके द्वारा किस प्रकार से परिभाषित किया है परिकल्पना को। तो ये कहना क्या चाहते हैं, इनका कहना क्या रहा है, ये कहते हैं गुड एवं हॉट अनुसंधान एवं सिद्धांत के बीच की एक आवश्यक कड़ी, क्या कहा, अनुसंधान एवं सिद्धांत, अनुसंधान एवं सिद्धांत के बीच की एक कड़ी, सिद्धांत के बीच की कड़ी, बीच की कड़ी। अनुसंधान कहाँ होता है हमारा, हम यहाँ जब प्रारंभ करते हैं तो यहाँ से हमारा प्रारंभ होता है ना, अनुसंधान यहाँ से प्रारंभ होता है। और अनुसंधान का अंतिम पड़ाव क्या रहता है, सिद्धांत प्रतिपादन करना, जिसे हम क्या कहते हैं, निष्कर्ष पर पहुंचना, सिद्धांत का प्रतिपादन, यही अंतिम रहता है ना। और इस बीच में क्या हो रहा है, अनुसंधान हमने प्रारंभ किया और सिद्धांत प्रतिपादन के बीच में जो भी कार्य हम कर रहे होते हैं, वह कैसा कर रहे होते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर हाइपोथेसिस।
यानी परिकल्पना के आधार पर ही कर रहा है ना। तो यहाँ से यहाँ तक यदि मैं कहूँ कि अनुसंधान और सिद्धांत को जोड़ने वाला कोई तत्व है तो वह क्या है, वह हाइपोथेसिस, रिसर्च एंड कॉन्सेप्ट। तो यदि जोड़ कोई पा रहा है तो निश्चित बात है यह बीच में जो वर्क चल रही है क्या है फ्रेंड, यही तो है आपकी परिकल्पना। क्या है आपकी, यह बीच में क्या है, यह परिकल्पना है आपकी। अनुसंधान से लेकर सिद्धांत के बीच की कड़ी किसके द्वारा कहा गया है, तो गुडेमो हॉट के द्वारा कहा गया है। और ये हम देख भी रहे हैं प्रैक्टिकली। देखिए आपने कोई अनुसंधान प्रारंभ किया, वह अनुसंधान परिकल्पना के आधार पर ही आगे बढ़ेगा ना, और धीरे धीरे आगे चलता जाएगा। अंत में आप क्या करते हैं, सिद्धांत या एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो बीच में जो भी कार्य आपके द्वारा किया गया वह कार्य ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस, इसके आधार पर, भाई परिकल्पना के आधार पर किया गया आपके द्वारा। इसीलिए गुडेमन हॉट ने क्या कहा कि भाई परिकल्पना क्या है, अनुसंधान और सिद्धांत के बीच की क्या है भाई, एक कड़ी है जो क्या कर रही है, निश्चित बात है जो ज्ञान में वृद्धि कर रही है। जो क्या कर रही है, जो ज्ञान में वृद्धि कर रही है, जो ज्ञान में क्या कर रही है फ्रेंड, वृद्धि कर रही है, वृद्धि करती है, जो ज्ञान में क्या करती है, वृद्धि करती है। यदि आपने यह परिकल्पना जो बनाई थी, ये परिकल्पना के आधार पर आपने क्या किया, अब आपको हो गया कि हाँ भाई 5 लोगों के लिए कितना हमें डिनर तैयार करना है, ठीक है ना, कैसे कैसे हमें काम करना है जिससे कि हमें अप्रिसिएशन मिले, ज्ञान में वृद्धि होगी। अब नेक्स्ट टाइम यदि हम कहें कि 4 व्यक्ति आपके पास आएंगे तो विद द हेल्प ऑफ आवर बिफोर हाइपोथेसिस योर वर्क इज वेल डन, है ना। यानी आपकी पुरानी परिकल्पना के आधार पर आप प्रत्येक कार्य को करेंगे और प्रत्येक कार्य करने के बाद आप एप्रिसिएशन क्या करेंगे, प्राप्त करने वाले हैं। निश्चित बात है आप तो हमारे ज्ञान में या हमारे नॉलेज में क्या हुई, प्रोग्रेस हुई। चलिए आगे बात करते हैं, हमारे नेक्स्ट विचारक क्या कहते हैं। पीटर एच मान का कहना क्या रहा है, तो भाई पीटर एच मान का कहना क्या रहा है, पीटर एच मान ये क्या कहते हैं हाइपोथेसिस के बारे में, तो इनका कहना रहा है कि परिकल्पना क्या है, काम चलाऊ अनुमान। इन्होंने क्या कहा है कि परिकल्पना क्या है, काम चलाऊ अनुमान, काम चलाऊ अनुमान। क्या कहा है इन्होंने भाई, परिकल्पना क्या है, एक काम चलाऊ अनुमान है। अनुमान ही किया है ना आपने, हमने कहा कि भाई हम 5 बजे आएंगे तो हम 6 बजे पहुँचे, 5 लोगों को लिए इतना लंच बना, जैसे आप अक्सर करते हैं। देखिए ये जो परिकल्पना है, इस परिकल्पना का निर्माण घर में प्रत्येक गृहिणी हमेशा करती है। हम आप कह भर दें कि यार घर पे हम 5 लोग आने वाले, तो महिला क्या करती हैं, महिलाएं घर का राशन यानी कैसा क्या है, नाश्ता वगैरह सब तैयार कर ले। और आपने देखा होगा कभी भी उनकी परिकल्पना असत्य नहीं होती है, देखा होगा आपने घर हमेशा। तो यही चीज है भाई, काम चलाऊ अनुमान है, लेकिन वह काम चलाऊ अनुमान क्या हो जाता है, सत्य और असत्य हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, विशेषताओं की बात कर लेते हैं। यदि हम विशेषताओं की बात करें कि भाई हमारी जो परिकल्पना है उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, तो देखिए परिभाषाओं के आधार पर हम विशेषताओं का आकलन कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई सबसे पहले हमने कहा है कि परिकल्पना क्या होनी चाहिए, सरल होना चाहिए। देखिए हमने कितनी सरल परिकल्पना का निर्माण किया था, भाई ये हमने परिकल्पना बनाई थी ना, बिल्कुल सरल थी परिकल्पना। और इसी प्रकार से सरल हमें बनानी होती है अपने अनुसंधान के अंतर्गत। तो सबसे पहले की बात क्या है कि सरलता। यदि आपकी परिकल्पना कैसी है, सरलता को लिए हुए है, तो निश्चित बात है आप अपने अनुसंधान को व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं। यदि आपकी जो परिकल्पना है, परिकल्पना बनाने में ही जटिलता आ गई, तो निश्चित बात है आपका जो अनुसंधान है उसमें जटिलता आनी है, समस्याएं आनी हैं। तो परिकल्पना या हाइपोथेसिस क्या होनी चाहिए भाई, बिल्कुल सरल होनी चाहिए, और सरल के साथ साथ क्या होना चाहिए, विशिष्ट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सरल है तो हम कुछ भी बना देंगे, भाई हमारे विषय से संबंध होना चाहिए, यानी कि उसमें विशिष्टता होना चाहिए। क्लियर है, विशिष्टता होना ही, और क्या होना चाहिए भाई, सरल हो गई, विशिष्ट हो गई, और क्या होना चाहिए, प्रयोग सिद्ध होना चाहिए। कैसी होना चाहिए, प्रयोग सिद्धता होनी चाहिए। क्योंकि आप जो बना रहे हैं परिकल्पना, यदि उस परिकल्पना को आप सिद्ध ही नहीं कर पाए, जैसे हमने जो परीक्षण किया था, देखिए यहाँ जो हमने परीक्षण किया कि हम आए 4 व्यक्ति
लंच किया, घूमने गए, डिनर किया, ये सभी क्या, तो ये सिद्ध हुई ना। और इसके बाद आप परिकल्पना जो बनाए वो और मजबूत बनेगी, ठीक है ना। और क्या खास हो सकता है, उपलब्ध प्रविधियों से संबद्ध, क्या है आपका उपलब्ध प्रविधियों, उपलब्ध प्रविधियों से संबद्ध, प्रविधियों से संबद्ध, प्रविधियों को से संबंध, यानी कि आप जो परिकल्पना बना रहे हैं तो आपको पहले जो विधियां हैं, जैसे कि हमारे अनुसंधान के अंदर गुणात्मक विधियां हैं, गणनात्मक विधियां, इनका कहीं ना कहीं आधार आपको लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं विधियों, देखिए परिकल्पना बनने के बाद आप अनुसंधान की समस्त विधियों का प्रयोग करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं परिकल्पना बनाने के लिए हमें उस पुराने आधार को, अतीत का जो आधार, उसे मानना पड़ेगा। उस आधार पर ही तो परिकल्पना बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए, और क्या हो सकती है भाई विशेषताओं की यदि हम बात करें, और क्या विशेषताएं हो सकती हैं, और क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं सिद्धांत समूह से भी संबंध, सिद्धांत समूह से, सिद्धांत समूह से संबद्ध, समूह से संबद्ध। अब सिद्धांत समूह से संबद्ध क्यों कहा गया भाई, परिकल्पना को सिद्धांत समूह से संबद्ध होना चाहिए, ये इसलिए कहा गया है कि क्योंकि अंतिम आपका निष्कर्ष क्या है, सिद्धांत है। भाई किसी भी रिसर्च का प्रारंभ कहें और अंत कहें कहाँ होने वाला है, सिद्धांत पर होने वाला है, ठीक है ना। तो सिद्धांत से संबंध होना चाहिए, यानी कि जिस प्रकार के सिद्धांत बने हुए, यदि हम सामाजिक अनुसंधान कर रहे हैं तो सामाजिक अनुसंधान में जिस प्रकार के सिद्धांत बनाए गए हैं, उन सिद्धांतों का आधार भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम सामाजिक अनुसंधान करने जा रहे हैं और हमने विज्ञान की बात उसमें डाल दी। जैसे कि मैंने कहा कि कार्य कारण संबंध, सिद्धांत संबंध से हम ये भी कह सकते हैं कि कार्य और कारण से संबंध होना चाहिए। यदि कार्य और कारण में संबंध नहीं हो गया तो स्थिति क्या बनने वाली है, ना तो आपकी प्रकल्पना सत्य साबित होने वाली है और ना ही आपका अनुसंधान होने वाला है, ठीक। तो यहाँ पर सिद्धांत समूह से हमारे पास संबंध होना चाहिए। और क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं दिशा का निर्धारण, किसका, दिशा का निर्धारण भी होना चाहिए। अब दिशा का निर्धारण कैसे, तो देखिए मैं आपको अभी समझाता हूँ दिशा का निर्धारण कैसे। हम पहले फिर आएंगे, यहाँ पर हमने क्या बात की थी, 4 व्यक्तियों का आना, आने के बाद यदि मैं कहूँ कि जैसे मैं दिन में आ रहा हूँ, आपने क्या कहा, सर डिनर कर लीजिए और जाइए। यदि बात यह आती कि यदि कोई व्यक्ति आपके यहाँ सुबह आ रहा है और आप उससे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सर डिनर कीजिए, भाई निश्चित बात है मॉर्निंग में आएगा तो डिनर तो करेगा नहीं, ओबियसली ब्रेकफास्ट या लंच की बात करेंगे। तो यही स्थिति यहाँ निकल के आती है, कहाँ पर आती है, देखिए ये स्थिति यहीं पे आ रही है। यदि आपका जो कहते हैं ना एक प्रॉपर दिशा नहीं है, यदि मैं कहूँ कि भाई सुबह कोई आया, आप उससे ब्रेकफास्ट की बात तो नहीं कर रहे हैं, लंच की बात तो नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सर देखो मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो सोने, तो स्थिति क्या होगी, व्यक्ति क्या कहे, अरे यार भाई जब तुझे सोना ही था तो मुझे बुलाया ही क्यों, या मुझे फ़ोन पे मना कर देते कि नहीं भाई मैं तो सोऊंगा, मैं आपसे ना तो लंच पूछ सकता हूँ ना ब्रेकफास्ट पूछ सकता हूँ, और डिनर की तो बात छोड़ ही दीजिए, ठीक है ना। तो यह स्थिति कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, फिर आपकी दिशा भ्रमित कर देती। यदि आपके परिकल्पना की दिशा भ्रमित है, जैसे कहते हैं ना किसी काम को व्यक्ति उत्सुकता में बहुत जल्दी कर लेता है कि नहीं यार ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन उससे जुड़े हुए परिणाम से यदि व्यक्ति वाकिफ नहीं है कि भाई यदि मैं ये कदम उठा रहा हूँ, इस कदम को किस प्रकार मुझे मैनेज करना है, तो व्यक्ति क्या होता है, विघटन के लिए प्रेरित हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए चाहे अनुसंधान हो, क्योंकि सामाजिक पृष्ठभूमि की बात यहाँ पर चले तो निश्चित बात है सामाजिक पृष्ठभूमि में आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य की स्थिति क्या है कि यदि आपने कार्य प्रारंभ कर दिया तो फिर धीरे धीरे इसमें आपस में एकीकरण लाने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि भाई मैं तो मैं हूँ और तुम कौन हो हमें पता ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, दिशा बिल्कुल निश्चित होना चाहिए। और क्या विशेषता हो सकती है भाई हमारे परिकल्पना के अंतर्गत, तो और विशेषताओं को यदि मैं कहूँ
एक ही बात कहूँगी, परिकल्पना आपकी वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, यानी कि परिकल्पना के अंदर क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। परिकल्पना कैसी होना चाहिए भाई, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ। जैसे कि यहाँ पर यदि आप देखें, जब हमने सबसे पहले परिकल्पना ने स्पष्ट है कि व्यक्ति कितने आने वाले हैं, 4 व्यक्ति, आपने काउंटिंग की थी, हम पहुंचे थे 5 व्यक्ति, 5 बजे हमारा आना था, हम पहुंचे थे 6 बजे, आपने लंच किया, आपने, ये सब क्या ऑब्जेक्ट है। तो आप जितनी भी सरल से सरल परिकल्पना बनाएंगे, रिसर्च आपका उतना अच्छा होता जाएगा। जितनी छोटी छोटी परिकल्पना बनाइए, ये नहीं कि बहुत लंबी सब्जेक्टिव परिकल्पना आपने बना दी। यदि आप बहुत लेंदी परिकल्पना बनाएंगे तो क्या होता है, सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, बहुत से तथ्य हमारे पास कैसे आते हैं, गुणात्मक आते हैं, यानी क्वालिटेटिव फैक्ट जब हमारे पास कलेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं हम परिकल्पना से दिशा भ्रमित हो ही जाते हैं। जैसे जब आप सहभागी अवलोकन पढ़ेंगे, तब में आप क्या देखेंगे, व्यक्ति कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाएगा। यदि मैं ये कहूँ कि समाज में एक ऐसा चलन चल रहा है जो कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, अब यदि मैं उस पूर्वाग्रह से ग्रसित हूं तो निश्चित बात है समाज में कोई व्यक्ति अच्छे से अच्छा कर भी रहा है तो मुझे नहीं दिखे। जैसे एक कहावत कही है कि सावन के अंधे को सब हरा ही हरा नजर आता है। ये क्यों कहा गया, ऐसा क्या हो गया भाई सावन में, तो कुछ तो हुआ, यानी कि यदि कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसके कारण उसे हर व्यक्ति विश्वासघाती या हर व्यक्ति झूठा ही नजर आ रहा है कि सिर्फ एक के अलावा, तो स्थिति क्या होने वाली है, उसके सामने कोई सत्य भी व्यक्ति आए तो भी उसे क्या लगेगा, नहीं ये व्यक्ति तो गलत ही। इसे कहते हैं पूर्वाग्रह। क्लियर। जब आप पहले से हुई किसी घटना से ग्रसित हैं और वही घटना के आधार पर आप सभी का आकलन कर रहे हैं तो निश्चित बात है आप अपने साथ हुई पूर्व में घटित घटना से अलग आज भी नहीं हो पाए। क्लियर। चलिए, तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी जो परिकल्पना होनी चाहिए वह कैसी होनी चाहिए, उसमें वस्तुनिष्ठता होनी ही चाहिए। और क्या विशेषताएं हो सकती हैं, तो जैसे हम प्रारंभ से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई हमारी जो परिकल्पना बनाई जा रही है, बन रही है, वह कैसी होनी चाहिए, परीक्षण योग्य होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, परीक्षण योग्य होनी चाहिए, है ना, परीक्षणीय होनी चाहिए। जो भी हम परिकल्पना का निर्माण कर रहे हैं, यदि हमारी परिकल्पना ऐसी है जिसमें हम परीक्षण कर ही नहीं सकते हैं तो फिर किस काम की परिकल्पना काम की हो सकती है। जब हम परीक्षण ही नहीं कर पा रहे और हम अनुसंधान पर जा रहे हैं और हम परिकल्पना का परीक्षण नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारी परिकल्पना क्या है, फिर कोई काम की नहीं। चल आगे बात करते हैं हम स्रोतों की। यदि हम बात करें भाई परिकल्पना के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, परिकल्पना के स्रोतों की बात करें हम तो स्रोत का आशय क्या है भाई, कि किस आधार पे कैसे परिकल्पना का निर्माण किया जाए। जैसे मैं कहूँ कि भाई आपको ज्ञान कहाँ से मिलता है, आप देखिए सबसे पहले आप क्या कहेंगे, सर किताबों से। किताब क्या हो गई, आपके स्रोत हो गई, ठीक है ना। आपने कहा सर विद्यालय से, विद्यालय क्या होगा, आपका स्रोत हो गया। आपने कहा सर गुरु से, गुरु क्या होगा, आपका स्रोत हो गया। तो यहाँ पर हम वही बात कर रहे हैं, परिकल्पना के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, है ना। कह सकते हैं कि हमारे क्या आधार है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएट एनी हाइपोथेसिस कॉल्ड क्या हो जाएंगे, एजेंसी या स्रोत हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गुडे एवं हॉट को देखते हैं। भाई गुडे एवं हॉट ने क्या क्या स्रोत बताए हैं, गुडे एवं हॉट के द्वारा क्या स्रोत बताए गए हैं भाई, गुडे एवं हॉट, चलिए इनके द्वारा क्या स्रोत बताए गए हैं। तो सबसे पहले स्रोत में ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि सामान्य संस्कृति, क्या बताया इनके द्वारा, सामान्य संस्कृति। सबसे पहला इनके द्वारा क्या होता है, सामान्य। देखिए हम जब कोई अनुसंधान कर रहे होते हैं तो निश्चित बात है हमारा अनुसंधान कैसा है भाई, हमारा अनुसंधान सामाजिक है। तो निश्चित बात है यदि सामाजिक अनुसंधान है तो हम समाज में चल रहे कल्चर को बेस करेंगे या नहीं करेंगे, कल्चर के। यदि मैं कहूँ कि भाई मैं किसी
जनजाति के सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन करना चाह रहा हूँ। क्या है, मैंने कहा कि भाई राजस्थान की भील जनजाति का सांस्कृतिक अध्ययन। अब संस्कृति के आधार पर जो भी अध्ययन हुए हैं उन अध्ययनों को मुझे आधार बनाना ही पड़ेगा। बनाना पड़ेगा, नहीं बना। जैसे संस्कृति में मैंने कहा भाई किसी संस्कृति में गीत आते हैं, उनके गायन आते हैं, ठीक है ना, उनका क्या आता है, उनका पहनावा हो गया, ये भी आते हैं, उनके देवी देवता हो गए, ये भी हमारे आते हैं। ये सभी क्या संस्कृति के हिस्से हो गए या संस्कृति के तत्व हो गए। तो मैं संस्कृति का यदि अध्ययन करना चाह रहा हूँ तो मुझे इन चीज़ों को या इन तत्वों को इंक्लूड करना ही पड़ेगा, क्योंकि संस्कृति का मतलब क्या, यही चीज़। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो गुडे और हार्ट ने बताया कि सामान्य संस्कृति सबसे पहला स्रोत बताया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो इनका कहना क्या है, वैज्ञानिक सिद्धांत। दूसरा क्या बताते हैं ये, वैज्ञानिक सिद्धांत। जब भी हम परिकल्पना का निर्माण कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो सामाजिक सिद्धांतों को वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर रखा गया है, उन सिद्धांतों का प्रयोग हम अपनी परिकल्पना में करते हैं। जैसे कि लैम्ब्रोसे की यदि हम बात करें, वे अपराध से संबंधित सिद्धांत दिया गया है। किससे, अपराध। उनके द्वारा क्या किया गया है, जैसे कहा गया है भाई कि अपराधी प्रवृत्ति जन्मजात होती है। क्या होती है, यह इनके द्वारा अपराध जन्मजात होता है। जो अपराधी है वह कैसा है, अपराधी जन्मजात होते हैं, यानी कि जन्म के समय पे ही हम पहचान सकते हैं कि यह व्यक्ति अपराधी होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से एक परिकल्पना का निर्माण होता है। जैसे परिकल्पना हम कह सकते हैं कि पूत के लक्षण पालने में नजर आ जाते हैं। तो क्यों कहा गया, यह परिकल्पना ही तो है, इसी आधार पे कहा गया। बच्चा पैदा हुआ है, अब बच्चे की कुछ एक्टिविटी ऐसी देखी गई समाज ने कि ये बना दिया कि भाई क्या है, पूत के लक्षण पालने में ही दिख रहा है, बच्चा कैसे होने वाला, आगे क्या करने वाला है। अब यदि उस लक्षणों को एक अच्छा सामाजिकरण मिल जाए तो कहते हैं ना, फिर हम दूसरी कहावत की बात करते हैं कि भाई कीचड़ में ही कमल खिलता है। अब कीचड़ में ही क्यों खिल रहा है, कुछ तो होगा। या ऐसा भी कहा गया कि यह आवश्यक नहीं कि भाई चोर के घर चोर ही हो। यदि एक चोर के बच्चे को एक सामाजिकरण अच्छा मिलता है, यानी कि उसका जो सामाजिकरण है वह अच्छे वातावरण में होता है, तो निश्चित बात है एक चोर का बेटा भी क्या हो जाएगा, सब एक चोर का बेटा भी आईएएस बन जाएगा। और यदि हम कहें एक आईएएस के बच्चे का सामाजिकरण बिगाड़ दीजिए, आप सामाजिकरण बेकार कर दिया, तो एक आईएएस का बच्चा भी क्या हो जाएगा, अपराधी बन जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर ये जो सामाजिकरण जुड़ा हुआ है, ये सामाजिकरण क्यों जुड़ा है, क्योंकि दिख रहा है कि भाई कैसे किया जाना है। क्लियर है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि इन सिद्धांतों का हम अपनी परिकल्पना में प्रयोग करना रहता। नेक्स्ट इनके द्वारा क्या बताएगा, तो इन्होंने बताया व्यक्तिगत अनुभव। फिर इनके रखते हैं व्यक्तिगत अनुभव। व्यक्तिगत अनुभव क्या बताया इनके द्वारा, भाई व्यक्तिगत अनुभव। व्यक्तिगत अनुभव क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो अनुसंधान है वह कैसा है, सामाजिक है। और समाज में हम क्या देखते हैं कि यह आवश्यक नहीं कि आपको प्रत्येक जगह गणनात्मक तथ्य ही मिलने वाले हैं। कहीं ना कहीं हमें क्या मिलेंगे, भाई गुणात्मक तथ्य मिलेंगे। अब यदि गुण के आधार पर कोई तथ्य में, तो वहां पर आकलन कैसे करेंगे हम, वहां पर कहते हैं ना व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति या केस स्टडी मेथड का प्रयोग करते हैं वहां पर, या हम क्या कहते हैं सोशियोमेट्री का प्रयोग करते हैं, समाजविधि का प्रयोग कर रहे हैं वहां पर। तो यहाँ पर भी वही बात आती है कि जो व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव हैं, भाई मुझे संस्कृति का अध्ययन करना है, तो किसी विशेष व्यक्ति ने यदि उस पर अध्ययन कर रखा है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, उस व्यक्ति विशेष से मिलूंगा और उससे जानकारी लूंगा कि भाई आपने जो अध्ययन किया तो उसमें किस प्रकार की समस्याएं आई थी या किस प्रकार का आपका अनुभव रहा था। निश्चित बात पे है, ठीक है ना। तो अनुभव भी हमें, व्यक्तिगत जो अनुभव है यह आवश्यक हो जाता है। एक और ये बताते हैं स्त्रोत जिसमें इन्होंने कहा है समरूपताओं के बारे में बात की। किसकी बारे में बात की, समरूपताएं। समरूपताएं यानी कि यदि आपके जो अनुसंधान है उस अनुसंधान के समान यदि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी अनुसंधान किया गया है,
तो आप उनका आधार यहाँ पर समाहित ज़रूर करें। जैसे आपने अक्सर देखा बुकों में लिखा था रेफरेंस। तो रेफरेंस क्या है कि यह जो कथन है, यह जो पंक्ति है, यह जो पैराग्राफ है, वो उपरोक्त इस बुक से लिया गया, यानी कि कहीं पुराने अनुभव हैं उनसे हमने लिया और नीचे लिख देते हैं रेफरेंस फॉर दैट बुक। यही क्या हो गया, हमारी समरूपता। यदि भाई मैं जो लिख रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं से तो मैंने तथ्य या कंटेंट लिए हैं। निश्चित बात है, कोई भाई मेरे दिमाग में सारे कंटेंट, ये सारे चीज़ें मेरे मस्तिष्क में नहीं है, कहीं से मैंने देखा है, कहीं से मैंने लिया है, कहीं से मैंने स्टडी की है, विभिन्न बुकों को लेके फिर एक स्टडी करी, और वह क्या है, समरूपता है। क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वो कई और व्यक्ति ने भी कर रखा है, मैं वहाँ से भी तो यदि समानता है, समरूपता है, तो उसका ध्यान भी हमें रखना होता है। वहाँ से भी हमारे पास क्या मिलते हैं फ्रेंड, परिकल्पना बनाने के स्रोत कहलाते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं और क्या क्या गया। तो एम.एच. गोपाल के द्वारा क्या बताएं, किसके द्वारा, एम.एच. गोपाल, इनके द्वारा क्या स्रोत बताए गए हमारे परिकल्पना के लिए। चलिए वो देख लेते हैं भाई, इनके द्वारा क्या स्रोत बताए गए। तो सबसे पहले ये क्या कहते हैं, सांस्कृतिक पर्यावरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सांस्कृतिक पर्यावरण की बात करते हैं। इसकी बात की गई है, सांस्कृतिक पर्यावरण पहला स्रोत इनके द्वारा बता। देखिए जो भी हम कर रहे हैं, निश्चित बात है संस्कृति का प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हमने कहा कि भाई हम इस क्षेत्र पर कोई जनजाति रहती है, अब इस जनजाति का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। अब इस जनजाति का जब आप अध्ययन करने जा रहे हैं, तो निश्चित बात है इस जनजाति के आसपास का पर्यावरण क्या है। जैसे हम जंगल में जाते हैं, ठीक, आपने अक्सर देखा होगा जंगल में जब आप सफारी से घूमने जाते हैं, तो आपने देखा होगा जो आपकी विंडो रहती है उस पर बहुत हाई क्लास का शीशा रहता है। रहता है कि नहीं रहता है, क्यों रहता है, क्यों रहता है, क्यों, उन्हें पता है कि जंगल में जंगली जानवर हैं और वो कभी आक्रामक हो सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक मजबूत शीशे का प्रयोग करते हैं, ताकि यदि जानवर हमला भी करे आप क्या रहें, सुरक्षित रहें। यही कहलाता है पर्यावरण। यानी कि जहां आप जा रहे हैं भाई उसका पर्यावरण कैसा है उसे परख लीजिए। जो रिसर्च करने जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, तो भाई उसका सांस्कृतिक वातावरण या पर्यावरण कैसा, उसका ध्यान लीजिए पहले, उसके बाद परिकल्पना बनाइए। भाई मैं यदि मैं कहूँ कि भाई मुझे पैरानॉर्मलिकल एक्टिविटी में क्या करना है, पार्टिसिपेट करना, तो निश्चित बात है मध्य रात्रि के बाद होने वाली ऐसी घटनाएं, अब ऐसी घटनाओं के लिए मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, मैं डरने वाला व्यक्ति, और मैं कहूँ कि इस प्रकार की घटनाओं में मुझे जाना है, तो क्या यह संभव है, बिल्कुल संभव नहीं है। मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं उन घटनाओं का सामना कर सकूं, तो मैं क्या करूँ भाई, मैं नहीं जा रहा भाई। क्लियर है। चलिए तो हमें उस जहाँ पर हम रिसर्च करने जा रहे हैं उसके आसपास का या उस संस्कृति का वातावरण हमें पता होना चाहिए, उसी के आधार पर हमें परिकल्पना का क्या करना है, निर्माण करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इन्होंने नेक्स्ट क्या बताया। तो नेक्स्ट में ये बताते हैं लोक बुद्धि प्रचलित परंपराएं। क्या बताते हैं, लोक बुद्धि तर्क परंपरा, इनकी बात भी की गई है। लोक बुद्धि यानी कि जहाँ पर आप रिसर्च करने जा रहे हैं वहाँ पर लोगों की बुद्धि क्या है। जैसे कि आप देखते हैं किसी गांव में यदि आप कोई तार्किक बात रखते हैं, जैसे कि मैं आपको एक याद दिलाऊं, अगस्त काम्ट का पहला चिंतन याद कीजिए आप, लॉ ऑफ थ्री स्टेज में क्या बताया था उन्होंने, कहते हैं ना थियोरोलॉजिकल स्टेज जो देते हैं, इस समय व्यक्ति का तर्क क्या था, शून्य था। जब शून्य तर्क में आप वैज्ञानिक लेने जाएंगे तो स्थिति क्या बनेगी, स्थिति क्या बनने वाली है, बहुत बेकार होने वाली है, यही होने वाली है। लेकिन यदि आप कहीं ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ पर भूत प्रेत इनका क्या किया जाता है, इनकी मान्यता है, वहाँ पर आप जाके कहते हैं क्या ये कुछ नहीं होता है, यदि आप ये कह दें वहाँ जाके ये कुछ नहीं होता है, तो क्या होने वाला है आपके साथ, निश्चित बात है बड़ी दुखद घटना घटित होने वाली है। और यदि आप वहाँ जाके ये कहें हाँ भाई भूत प्रेत होता है, मैंने देखा है, तो स्थिति क्या हाँ नहीं, एक व्यक्ति और है जो हमारे जैसे बेवकूफ़ है, क्या होने वाला, फिर स्थिति ये होने वाली।
तो यहाँ पर हमें वही देखने कि वहाँ पर जहाँ आप अध्ययन करने, भाई वहाँ के लोगों की बुद्धि का स्तर क्या है, वहाँ का तर्क क्या है, वहाँ के अनुसार परंपराएं क्या हैं, उनके आधार पर ही ना हाइपोथेसिस बनाएंगे आप, अन्यथा कैसे बना लेंगे। भाई एक छोटा सा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उस 5 साल के बच्चे से आप तार्किक बातें कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है संभव कि भाई आपके तर्क को समझ पाए। यदि किसी बच्चे को, भाई देखिए शरीर के बड़े होने जाने से तर्क की क्षमता नहीं बढ़ जाती है। यदि किसी बच्चे को, यदि आप जीवन भर उंगली पकड़ के ही चलाते रहेंगे तो स्थिति क्या होने वाली है, वह बूढ़ा होकर मर भी जाएगा तब भी उसमें तर्क नहीं आने वाला। यही स्थिति यहाँ की है कि यदि आप भाई जहाँ पर रिसर्च करने जा रहे हैं तो वहाँ के आसपास के लोगों का बुद्धि कौशल क्या है उसे समझ लीजिए, उनके तर्क का आकलन कर लीजिए। वहाँ पर होने वाली जो परंपराएं हैं, कहीं ऐसा कार्य तो आप नहीं कर रहे जो उनकी परंपराओं के विरुद्ध है। यदि ऐसा है तो निश्चित बात है आपके अनुसंधान में व्यवधान उत्पन्न होने वाला है। भाई ये सारा आकलन हमें पहले करना होगा। नेक्स्ट क्या कहते हैं, विशेष विज्ञान का प्रयोग की बात भी भाई ये कहते हैं, किसकी बात कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, इसके साथ विशेष विज्ञान का प्रयोग आप रख सकते हैं। किसका, विशेष विज्ञान। अब विशेष विज्ञान में क्या हम रखेंगे, विशेष विज्ञान में हम इतना ध्यान रखते हैं कि भाई हमारा जो अनुसंधान है उसका स्तर तो वैज्ञानिक ही होना, क्योंकि अनुसंधान की जब बात करते हैं निश्चित बात है जो स्तर है वह कैसा, वैज्ञानिक स्तर है। और वैज्ञानिक स्तर है तो विशेष, और विशेष में हम क्या रखते हैं, विशेष में हम क्या रखते हैं फ्रेंड, हम रखते हैं कार्य कारण संबंध। क्या रखते हैं, कार्य कारण संबंध रखते हैं। क्या रखते हैं हम, कार्य कारण संबंधों को रखते हैं। और जो हमारे कार्य कारण संबंध है वही हमारा विशेष विज्ञान। क्लियर है। जैसे मैं कहूँ कि भाई अपराध पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं, किस पर जा रहे हैं, अपराध पर यदि हम अध्ययन करने जा रहे हैं तो निश्चित बात है हमें किसकी प्रवृत्ति रखना पड़ेगी, अपराधियों की प्रवृत्ति रखना पड़ेगी। भाई एक अपराधी सोचता कैसे, एक अपराधी समझता कैसे, एक अपराधी खाता कैसे, एक अपराधी उठता कैसे, एक अपराधी बोलता कैसे, अपराधी व्यवहार कैसे करता है। चाहे वहां पर हम लोम्ब्रोसो को देख लें, टाडे को देख लें, कैले को देख लें, इनकी प्रवृत्ति वैसी ही रही। यानी जब इन विचारकों ने अध्ययन किया अपने क्रिमिनोलॉजी अपराध शास्त्र में तो कहीं ना कहीं प्रवृत्ति से मैच करना पड़ा ना इनकी प्रवृत्ति, तभी ना सिद्धांत दे पाए, अन्यथा कैसे दे सकते थे सिद्धांत। चलिए तो विशेष विज्ञान की बात ये करते हैं। फिर क्या करते हैं, स्वीकृत सिद्धांतों का प्रयोग। क्या कहा है इनके द्वारा, स्वीकृत सिद्धांतों का अपवाद। क्या कहा गया है, स्वीकृत सिद्धांतों का अपवाद। और क्या कहते हैं भाई ये, और हो जाए हम, और इनके द्वारा क्या कहा गया, तो इनके द्वारा व्यक्तिक अनुभव एवं भौतिक प्रतिक्रियाओं की बात करते हैं। क्या है, व्यक्तिक अनुभव, व्यक्तिक अनुभव, अनुभव एवं भौतिक प्रक्रियाएं, एवं भौतिक प्रक्रियाएं। देखिए दोनों चीज़ों को क्यों रखा गया है, दोनों को इसलिए रखा गया है, व्यक्तिगत अनुभव जो हम पहले भी देख चुके हैं कि व्यक्तिगत अनुभव जरूरी है। देखिए आप यदि इस वातावरण में अध्ययन करने जा रहे हैं और आपका यदि कोई अनुभव नहीं है तो स्थिति क्या हो सकता है, आपके साथ कोई दुखद घटना घटित हो जाए, हो सकता है ना। तो आपको क्या करना, यदि कोई व्यक्ति गया तो उससे उसका जो अनुभव है वह आप पहले ग्रहण कर लें कि हाँ भाई यहाँ से इस प्रकार। जैसे हम कहीं बाहर जाए तो हम क्या करते हैं, पहले आज तो हम गूगल मैप पे देख लें, हाँ भाई गूगल मैप पे डालो अपनी लोकेशन, हम चले जाते हैं। लेकिन इसके पहले हम क्या करते थे, जब गूगल मैप नहीं हुआ करता था, हम कहीं स्थान पर जा रहे हैं तो हम क्या करते थे, किसी विशेष व्यक्ति मालूम करते हैं यार अपने रिश्तेदारों में कौन गए, क्या फले के फले व्यक्ति गए, तो जानकारी निकालो कैसे जाना होता है। क्या करते थे, जानकारी निकालो क्या, यानी हम क्या कर रहे हैं, व्यक्तिगत अनुभव का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, व्यक्तिगत अनुभव का यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं। भौतिक प्रक्रिया वही जो कन्वेंस हम किए वो भौतिक हमारा हो जाएंगे, ठीक है। और क्या बात करते हैं भाई ये एम.एच. गोपाल, और क्या कहते हैं, सांस्कृतिक पर्यावरण की बात कर ली इनके द्वारा, लोक बुद्धि तर्क की बात करी, स्वीकृत सिद्धांतों अपवाद की बात करी, व्यक्तिगत अनुभव एवं भौतिक प्रक्रियाओं की बात कर ली,
है ना, विशेष विज्ञान की बात इनके द्वारा कर ली। और क्या विशेषताएं और क्या स्रोत बताते हैं गोपाल जी? तो भाई एक स्रोत और इनके द्वारा बताया गया है, वो क्या है? वो ये कहते हैं सादृश्यता की बात और करते हैं। किसकी बात करते हैं? सादृश्यता की बात और करते हैं। यानी कि सादृश्य यानी कि भाई आप जो दिख रहा है उसकी ओर भी देखें। तो ये जो हमारे स्रोत हैं किसके द्वारा दिए गए? ये स्रोत दिए गए हैं भाई एम एच गोपाल के द्वारा, ये स्रोत बताए गए हैं। चलिए ठीक है ना, और बात कर लेते हैं। तो यहाँ से ले ले, दिक्कत नहीं है। यदि हम और बात करें तो और क्या स्रोत हो सकते हैं हमारे? तो जैसे मैं बात करूं अन्य स्रोतों की, यदि मैं बात करता हूं, कुछ व्यक्ति और हैं के द्वारा हम देखते जा रहे हैं। अन्य में क्या देखें? वही व्यक्तिगत अनुभव। यदि मैं बात करूं व्यक्तिगत अनुभव का प्रयोग किस किस के द्वारा किया गया है? या व्यक्तिगत अनुभव की बात किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं व्यक्तिगत अनुभव श्रीनिवास के द्वारा बताया गया है। किसके द्वारा? एम एन श्रीनिवास के द्वारा बताया गया है, श्रीनिवास। और श्रीनिवास जी ने अपनी अवधारणा संस्कृतिकरण में इसका प्रयोग किया। श्रीनिवास के द्वारा कौन सी अवधारणा दी थी? संस्कृतिकरण की अवधारणा दी गई थी। किसकी अवधारणा? संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी इनके द्वारा। ठीक है ना। और क्या है? और यदि मैं बात करूं तो भाई श्रीनिवास होगा। वैज्ञानिक सिद्धांत की यदि हम बात करें तो वह किसके द्वारा दी गई? लीपले हो सकते हैं हमारे, इमाइल दुर्खीम हो सकते हैं, है ना। वैज्ञानिक सिद्धांत की यदि हम बात करें, वैज्ञानिक सिद्धांत, तो यहाँ पर देखिए वैज्ञानिक सिद्धांत हमारे कई विचारक आ जाएंगे। ऐसा नहीं, हमारे जितने भी समाजशास्त्री विचारक हैं कहीं ना कहीं वैज्ञानिक आधार लेकर ही उन्होंने अपनी अवधारणाओं को दिया है। तो यहाँ पर फिर हम कुछ बताते हैं। देखिए दुर्खीम प्रारंभ से ही हम बात कर लेते हैं। दुर्खीम हो गए हमारे, डीपले हो गए हमारे, और भी जो हमारे समाजशास्त्री विचारक हैं, हर्बर्ट स्पेंसर है, मैक्स वेबर हैं हमारे, कार्ल मार्क्स हैं हमारे, कहीं ना कहीं वैज्ञानिक सिद्धांतों को लिया गया है और उनके आधार पर इनका स्रोत बताया गया है। सादृश्य योग्यताएं, इसकी बात की सादृश्य योग्यताएं, तो ये किसके द्वारा बताए गए? भाई सादृश्य योग्यताओं की यदि हम बात करें तो स्पेंसर की हम बात कर लें। सादृश्यता स्पेंसर, स्पेंसर क्या है भाई? तो देखिए इनके द्वारा क्या सिद्धांत दिया है? समाज की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है ना। जैसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक विकास की बात कही गई है। किसके द्वारा? स्पेंसर के द्वारा, जिसे उन्होंने समाज की क्या कहते हैं? समाज की सावयवी अवधारणा कहा गया है ना। किससे लेकर कहा? तो ये चार्ल्स डार्विन से लिया गया है, जिन्होंने जीव की उत्पत्ति के विकास की बात की। यहाँ पर सामाजिक विकास की बात हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा कर ली गई है। और यदि हम बात करें तो विशेषज्ञों के निर्देशन हो गया, लोक विज्ञान हो गया, लोक बाध्यता हो गई। देखिए विशेषज्ञों का ज्ञान वह भी आप रख सकते हैं। विशेषज्ञों का हो गया विषय का ज्ञान, या जैसे हम कहते हैं ना कि व्यक्तिगत अनुभव, वो हम रख सकते हैं। तो ये हमारे कुछ और हैं। अब चलिए परिकल्पना की हम कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। परिकल्पना है तो भाई निश्चित बात है विशेषताएं हम देख लेते हैं। या पहले प्रकार की बात करते हैं कि हमारे जो परिकल्पना के प्रकार हैं वह क्या क्या, कितने प्रकार की परिकल्पना बनाई जा सकती। परिकल्पना के प्रकारों की बात हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? परिकल्पना के प्रकार की बात हम करते हैं। तो परिकल्पना के प्रकार किस व्यक्ति के द्वारा क्या दिए गए हैं वह हम देखते हैं, हमारे किस विचारक के द्वारा दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं भाई? गुडे एवं हॉट की यदि हम बात करें, किसकी? परिकल्पना के प्रकार में गुडे एवं हॉट किस बात की जा रही है?
गुडे एवं हॉट की यदि हम बात करते हैं, इनके द्वारा भाई परिकल्पना कितने प्रकार बताए गए। इनके द्वारा सबसे पहला बताया अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित। क्या बताया गया है? अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित। अनुभवात्मक समस्याओं से संबंधित। समस्याओं से संबंधित। देखिए, परिकल्पना जब हम बना रहे होते हैं तो हम परिकल्पना का प्रारंभ कहाँ से करते हैं? कोई ना कोई पहले से अनुभव होता, तभी ना परिकल्पना बनाई जा सकती है। कि बाद में जब हमारे पास अनुभव है तभी ना हम परिकल्पना बना रहे हैं। तो इनके द्वारा वही किया गया है कि भाई हम किसके आधार पर परिकल्पना का निर्माण कर सकते हैं? अपने अनुभव के आधार पर कर सकते हैं। और दूसरा ये बताते हैं जटिल आदर्श प्रारूप से संबंधित। क्या बताते हैं? जटिल आदर्श प्रारूप से संबंधित। किससे संबंधित? जटिल आदर्श प्रारूप से संबंधित। आदर्श प्रारूप से संबंधित। दो प्रकार की परिकल्पनाओं के बारे में गुडे एवं हॉट बात करते हैं। और अजायद भाई, है ना? नहीं यार, एक और है शायद इसमें, अनुभवात्मक समस्याओं से संबंधित, जटिल समस्याओं से जटिल, हाँ एक और विश्लेषणात्मक, है ना? विश्लेषणात्मक तथ्यों से संबंधित। थर्ड, इसे और याद रखना है हमें, विश्लेषणात्मक तथ्यों से संबंधित। विश्लेषणात्मक तथ्यों से संबंधित। किससे संबंधित फ्रेंड? विश्लेषणात्मक तथ्यों से संबंधित। तो तीन प्रकार की परिकल्पनाओं का वर्णन किसके द्वारा किया गया है? तो गुडे एवं हॉट के द्वारा किया गया है। चलिए भाई, नेक्स्ट विचारक को हम देखते हैं। नेक्स्ट विचारक किसे देखें? तो बर्नार्ड एवं फिलिप्स को देखते हैं। किसे देखते हैं? बर्नार्ड एवं फिलिप्स को यदि हम देखते हैं, बर्नार्ड एवं फिलिप्स, इनके द्वारा किस प्रकार की परिकल्पनाओं का वर्णन किया भाई? इनके द्वारा कितने प्रकार की परिकल्पना होती हैं, ये क्या कहना चाहते हैं? जो हम बात करते हैं, सबसे पहले इन्होंने बताया वर्णनात्मक परिकल्पना। क्या बताते हैं ये? वर्णनात्मक। देखिए, वर्णनात्मक परिकल्पना क्या होती है? जब हम किसी विषय का वर्णन करने जा रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई अपराधी ने ये कार्य किया, ये अपराधी प्रवृत्ति इस प्रकार की हो, तो अपराधी प्रवृत्ति में हम प्रकार का वर्णन करेंगे। तो इस प्रकार से जो परिकल्पनाएं बनाई जाती हैं वह हमारी क्या होती हैं? वर्णनात्मक परिकल्पनाएं होती हैं। नेक्स्ट की बात करें, संबंधात्मक परिकल्पना। कैसी? संबंधात्मक। अब संबंधात्मक परिकल्पना में हम किन्हें रखेंगे? तो वे सभी परिकल्पना जो किसी ना किसी को क्या बता रही? संबंधात्मक बता। जैसे कि हम संबंध कैसे बात करें कि मलिन बस्ती में रहने वाले बच्चे अधिकांशतः अशिक्षित होते हैं। तो दो संबंध आ गए, मलिन बस्ती आ गई और शिक्षा का संबंध आ गया। यानी कि मलिन बस्ती यदि है तो शिक्षा वहाँ क्या होगा? निम्न स्तर होगा, या वहाँ के बच्चे कैसे होंगे? अशिक्षित होंगे अधिकांश। तो इस प्रकार से जो परिकल्पना बनाई जाएगी वो क्या कहलाएंगी? आपकी संबंधात्मक परिकल्पनाएं कहलाने वाली हैं। इनके द्वारा तीसरा प्रकार और बताया, जैसे हम कहते हैं कारणात्मक परिकल्पना। क्या बताया गया? कारणात्मक परिकल्पना। तो इसमें हम किसे रखेंगे? तो ऐसी परिकल्पनाएं जो किसी कारण को आगे बढ़ा रही है। जैसे हम कहें कि विघटित परिवार अपराध के लिए जिम्मेदार है। विघटित, कई कारण पता चल गया ना हमें कि अपराध के लिए कौन जिम्मेदार? भाई जो परिवार विघटित हैं, जिन माता पिता के साथ उनके बच्चे नहीं रहते हैं, यानी विघटन है वहां पर, तो वहां पर उन बच्चों में या उस परिवार में क्या होने वाला है? अपराधी प्रवृत्ति पाई जाएगी, अपराध के लिए वे जिम्मेदार होंगे। तो ये कारणात्मक, यदि किसी कारण को बता के हम बात कर रहे हैं तो इस प्रकार की अवधारणा को क्या कहा जाता है? कारणात्मक अवधारणाएं कहा जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड हम देखते हैं, या गुड एवं हॉट होगा बर्नार्ड। सामान्य आधार पर कितने प्रकार की परिकल्पना होती है? यदि हम सामान्य आधार की बात करें
सामान्यात्मक भाई परिकल्पना कितने प्रकार की होती हैं? चलिए बात कर लेते हैं सामान्य रूप से। कैसे? सामान्य रूप में परिकल्पनाएं कितनी प्रकार बताए? तो सबसे पहले अनुसंधान प्रकल्पना क्या बताया गया भाई? अनुसंधान प्रकल्पना, अनुसंधान प्रकल्पना। अनुसंधान प्रकल्पना का आशय क्या है? वे सभी प्रकल्पनाएं जो आपके अनुसंधान से संबंधित हैं अनुसंधानात्मक प्रकल्पना कहलाने वाली हैं। नेक्स्ट, शून्य या नकारात्मक प्रकल्पना। क्या बात है भाई? शून्य या नकारात्मक प्रकल्पना। अब शून्य या नकारात्मक प्रकल्पना क्या होगी? तो यहाँ पर कारण और कार्य दोनों में कोई संबंध होता ही नहीं है, दोनों में कोई संबंध होता ही नहीं है, तो उस प्रकार की कल्पना को क्या कहा जाएगा? शून्य या नकारात्मक परिकल्पना कहा जाएगा। जैसे हम एक बात करें कि भाई किसी संस्थान पर बहुत सारे बच्चे, दो संस्थान, एक संस्थान ए एक संस्थान बी है। अब जो ए संस्थान है वहाँ पर बच्चों की भीड़ बहुत है। अच्छा, वहाँ पर एक कंडीशन है कि भाई जो रिसेप्शनिस्ट है वो महिला है। तो बी वाला क्या सोचता है कि यार इसके रिसेप्शनिस्ट होने के कारण या पूरे टाइम ओपन होने के कारण यहाँ पर बच्चे ज़्यादा आते। अब निश्चित ना उसकी कल्पना क्या बनाई गई है कि एक ऐसा संस्थान है जो पूरे टाइम ओपन रहता है, जहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट है वहाँ पर बच्चे की संख्या ज़्यादा होती है। और यह जो बी संस्थान वह वॉच कर रहा है, देख रहा है कि ऐसा है, तो वह क्या करता है, कुछ समय के बाद उसे पता चलता है कि जो रिसेप्शनिस्ट है वो जा चुके हैं, लेकिन फिर भी उतनी भीड़ है, तो उसकी परिकल्पना क्या हुई? शून्य हो गई। यानी कि ना तो कारण कुछ था और ना ही उसका कारक, यानी आपस में संबंध ना होने वाली परिकल्पना को क्या कहा जाता है? शून्य या नकारात्मक परिकल्पना कहा जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं सांख्यिकी परिकल्पना। किसकी बात कर रहे हैं? सांख्यिकी प्रकल्पना। देखिए सांख्यिकी की जब बात आई तो हम कहाँ आ जाते हैं भाई? हम आ जाएंगे कहाँ पर? हमारे कहाँ जाएंगे? समाज मिति पर है, औसत वाली चीज़ों पर है। तो वहाँ से जब हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं तो उस प्रकार की परिकल्पनाओं क्या कहा जाता है? सांख्यिकी प्रकल्पनाएं कहा जाता है। चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर हमारी प्रकल्पना का हमारे अनुसंधान के लिए क्या महत्व है? देख लेते हैं भाई महत्व, क्या महत्व है हमारे लिए। ठीक है, चलिए महत्व की बात करते हैं। अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना, या अध्ययन क्षेत्र को सीमित, अध्ययन क्षेत्र को सीमित, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण महत्व है अध्ययन क्षेत्र को सीमित। अब भाई यह क्यों कहा हमने कि अध्ययन क्षेत्र को सीमित की बात आ गई यहाँ पर? तो भाई यह बात इसलिए आई अध्ययन क्षेत्र को सीमित करने की कि यदि आप किसी अनुसंधान पर जा रहे हैं तो आपकी जो परिकल्पना है, मैंने क्या कहा, परिकल्पना को वस्तुनिष्ठ हमें बनाना है, यानी कि शॉर्ट। अब जब हम छोटी छोटी परिकल्पना बनाते हैं तो निश्चित बात है हमारा क्षेत्र क्या हो गया? निश्चित हो गया। तो परिकल्पना यदि हम निर्मित कर रहे हैं तो हमारे क्षेत्र को क्या कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो भाई क्षेत्र को सीमित कर देती है। और क्या करते हैं? तो जो हमारा अध्ययन है उसको क्या करते हैं? निश्चितता प्रदान करती है। क्या कर रहे हैं फ्रेंड? निश्चितता प्रदान करना। इसका काम है भाई, ये भी हमारी प्रदान करना, यह भी हमारी प्रकल्पना का काम है। निश्चितता प्रदान करते हैं ना। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने प्रत्येक कार्य की क्या बना रखी है? परिकल्पना बना रखी है। और कार्य की यदि हमने परिकल्पना बना रखी तो हमें पता है कि इस स्टेप के बाद हमें यह कार्य करना है। एक एक स्तर हमारे निश्चित, जब एक एक स्तर निश्चित है तो निश्चित बात है हमारी कार्य की क्या है भाई? निश्चितता प्रदान कर दी गई है ना।
दिशा का निर्धारण, जब निश्चितता है तो भाई निश्चित बात है दिशा का निर्धारण भी है। दिशा का निर्धारण, यदि हमारे पास परिकल्पना है तो निश्चित तौर पर हमारी दिशा क्या है, बिल्कुल निश्चित है भाई हमारी दिशा कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यही कार्य करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यही कार्य करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यही कार्य करना है। यानी यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे, फिर यहाँ आना, फिर यहाँ आना, फिर यहाँ आना, तो ये क्या है, हमारी दिशा निश्चित है ना। चलिए आगे बात करते हैं, और क्या महत्व हो सकते हैं। उद्देश्य का निर्धारण, क्या बात है भाई, उद्देश्य का निर्धारण, जब दिशा निश्चित है और परिकल्पना में हमारा क्या हो जाता है भाई, उद्देश्य भी तो निर्धारित रहता है। ऐसा तो नहीं कि बिना उद्देश्य के हम अपनी परिकल्पना का निर्माण कर रहे हैं और आगे चल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो कार्य है वह निश्चित है। संबद्ध तथ्यों का संकलन, संबद्ध तथ्यों का संकलन। देखिए निश्चित तौर पर यदि आपने परिकल्पना बना रखी है तो आपके पास वही तथ्य संकलित हो पाएंगे जो आपके विषय से संबंध रखते हैं। और यदि आपके पास परिकल्पना नहीं है तो आपके अनुसंधान से संबंधित तथ्य तो हो सकता है एकत्र हुए, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य भी एकत्र हो जाएंगे जो आपके अनुसंधान से संबंध रखते ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि भाई यदि हमारे पास हमारे लक्ष्य ना हो, है ना, व्यक्ति के पास यदि स्वयं के लक्ष्य नहीं है, स्वयं का उद्देश्य नहीं है, तो किसी और के उद्देश्य पूरे करने में व्यक्ति को प्रयोग किया जाता है। जैसे एक बहुत अच्छा अभी जो चर्चा में चलता है, कहना है कि भाई रिश्तों में विश्वास और मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो व्यक्ति क्या करता है, गेम खेलता है। स्थिति वही है, ठीक है ना। यदि आपको पता ही नहीं है आपको करना क्या है तो आपके तथ्य कौन से, भाई ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, हो सकता है काम में आ जाए, ऐसा भी होगा, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि हमारे पास हाइपोथेसिस बनी है तो हमारे पास तथ्य वही आएंगे जो हमारे विषय से, हमारे अनुसंधान से संबंध रखते हैं। तर्क संगत निष्कर्षों में सहायक, निष्कर्षों में सहायक। परिकल्पना है, और जब परिकल्पना तो निश्चित बात है हम जो भी करेंगे तर्क आधारित ही करने वाले हैं, बिना तर्क के थोड़ी ना बात करेंगे अब हम, है ना। तर्क के आधार पर ही निष्कर्ष निकालने वाले हैं। और क्या हो सकता है, सिद्धांतों के निर्माण में सहायक, किसके, सिद्धांत निर्माण में सहायक, सिद्धांत निर्माण में सहायक। जो भी हमारी परिकल्पना बनती हैं वो क्यों बन रही हैं, क्योंकि हम सिद्धांत ही तो निर्माण करने जा रहे हैं। करने क्या जा रहे हैं हम, अंततः अनुसंधान का अंतिम स्तर क्या है, सिद्धांत का निर्माण करना, तो वही ना करने जा रहे हैं। और वही करने के लिए हमारे पास क्या है, तो हमारे पास उपकल्पना है ना, उस कल्पना के आधार पर ही हम सिद्धांत का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट क्या है भाई, और कुछ हो सकते हैं, और भी हो सकता है विकास में सहायक। यदि आपने एक सिद्धांत निर्मित कर दिया तो निश्चित बात है आपने क्या कर दिया भाई, सिद्धांत तो हो गया अपनी जगह, लेकिन आपका भी तो क्या हुआ, विकास हो गया ना, तो हम कह सकते हैं विकास में सहायक। क्लियर हुआ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो हम इसमें देख सकते हैं। अब यदि मैं कहूँ कि यदि आपको श्रेष्ठ उपकल्पना बनानी है तो उसमें क्या क्या विशेषता हो सकती हैं, तो वह भी हम देख सकते हैं कि श्रेष्ठ उपकल्पना की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। चलिए देख लेते हैं भाई उनको भी। श्रेष्ठ उपकल्पना की विशेषताएं यदि हम कहें, इसकी बात कर रहे हैं भाई, अब हम श्रेष्ठ उपकल्पना बनाने जा रहे हैं। ऐसी उपकल्पना, श्रेष्ठ उपकल्पना की विशेषताओं की बात करते हैं। चलिए भाई समझते हैं अपन इसको कि क्या क्या ऐसी विशेषताएं होंगी जिनके आधार पर हम एक जो उपकल्पना है उसे श्रेष्ठ उपकल्पना कह सकते हैं।
तो सबसे पहला हम बात करते हैं किसको लेकर, सबसे पहले भाई अवधारणात्मक रूप से स्पष्ट होना चाहिए। कैसे रूप से? अवधारणात्मक रूप से स्पष्ट होना चाहिए, अवधारणात्मक रूप से स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि आप करने क्या जा रहे हो, अवधारणा वही आगे दोगे ना या सिद्धांत दोगे, तो निश्चित बात है जो आपका स्पष्टीकरण है वो निश्चित होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, अनुभाविक प्रयोग सिद्ध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अनुभाविक प्रयोग सिद्ध होना चाहिए। अनुभाविक प्रयोग सिद्ध, यानी आप स्वयं ने अनुभव तो कम से कम किया ही होगा अपनी उपकल्पना, जो आपकी प्रकल्पना बनाने जा रहे हो, तो उसका अनुभव आप स्वयं ने तो किया ही होगा कम से कम, तो अनुभव रूप सिद्ध तो कम से कम होना ही चाहिए। नेक्स्ट की बात करें तो भाई विशिष्ट, जैसे हमने पहले भी कहा था कि भाई विशिष्टता होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर भी बात वही आ जाती है, एक अच्छी उपकल्पना के लिए विशिष्टता का होना भी आवश्यक है। विशिष्टता तो होनी ही चाहिए भाई, आप एक श्रेष्ठ प्रकल्पना बना रहे हैं और वह भी यदि अन्य की प्रकल्पनाओं की तरह ही है, तो फिर आप में और अन्य प्रकल्पनाओं में अंतर क्या होने वाला है, तो विशिष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें, उपलब्ध प्रविधियों से संबंध, उपलब्ध प्रविधियों से संबंध, प्रविधियों से संबंध, जो हमारे पास प्रविधियां हैं उनसे क्या होना चाहिए, उपलब्ध प्रविधियों से संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो इस समय हमारे पास भाई जो प्रविधियां हैं उनसे अलग ही हटके हमारी उपकल्पना हमने बना दी। यदि मैं कहूँ, जैसे आपने देखा होगा जब भारत में समाजशास्त्र का आगमन हुआ तो निश्चित तौर पर हमने क्या देखा, उस समय जो हमारे अनुसंधान हुए या हमारे जो विचारक रहे वो सब लगभग हमारी भारतीय पृष्ठभूमि में, उस समय का जो दौर था गुलामी से निकला हुआ दौर था, तो वहाँ पर ग्रामीण संरचना को लेकर ही अनुसंधान किए गए या जातीय अनुसंधान किए गए या दलित अनुसंधान किए गए। क्यों? क्योंकि वह हमारी उस समय की जो उपलब्धता थी उसी के आधार पर ही अनुसंधान किए गए। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि उपलब्ध जो प्रविधियाँ हैं उनसे संबंध होना चाहिए हमारी क्या प्रकल्पना। ठीक है। चलिए, तो अगला और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, हम किसे और रख सकते हैं भाई, हमने अवधारणात्मक रूप को रख लिया, अनुभव रूप को रख लिया, विशिष्टता को रख लिया, प्रविधियों को रख लिया, और क्या हो सकता है, सिद्धांत समूह से संबंधित होना चाहिए। किससे? सिद्धांत समूह से संबंधित, इससे सिद्धांत समूह से संबंधित, समूह से संबद्ध होना चाहिए। देखिए यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि यदि हमारे पास उस समय कोई सिद्धांत प्रचलित हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं संबंध होना चाहिए कि आप जो कार्य करना जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले जब हम अनुसंधान करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे विषय में जो तथ्य है वहाँ की उपलब्धता कितनी है तथ्यों की। ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा अनुसंधान है जो अभी तक हुआ ही नहीं है, जब अभी तक नहीं हुआ तो उसमें तथ्य कहाँ मिलने वाले भाई, नहीं मिलने वाले, है ना। तो ऐसे देखा जाए कि उपलब्धता कितनी है भाई, एक आध फैक्ट तो हो, कुछ तो अवेलेबल हो, कुछ तो अवेलेबल हो, तो वह चीज देखी जाती है। तो जो सिद्धांत अवेलेबल हो उन सिद्धांत के आधार पर किया जाता। और ये सब तो ठीक है, इनके साथ साथ कैसी होना चाहिए भाई, तर्कपूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे मेन क्या है, तर्कपूर्ण होना, तर्कपूर्ण एवं संगत होना चाहिए, तर्कपूर्ण एवं संगत होना। यदि ये है तभी ना आप कार्य कर पाएंगे, अन्यथा आप कर ही नहीं भाई। यदि आपकी उपकल्पना जो आप बना रहे हैं उसमें कोई तर्क ही नहीं है, कहते ना, जब आप विल्फ्रेड पेरेटो पढ़ते हो तो करते ना अतर्किक, बिना कोई तर्क के यदि कोई बात की जाए तो उस पर विश्वास कैसा होता है, नहीं हो पाएगा। तो तर्क कुछ होना चाहिए, यदि आपने कोई प्रकल्पना बनाई है तो उसका एक निश्चित तर्क तो होना चाहिए। तो तर्क आधारित आपकी उपकल्पना होनी चाहिए। क्लियर फ्रेंड?
तो फ्रेंड ये थी अपनी क्या आज की अपनी परिकल्पना से संबंधित क्लास। ठीक है ना। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करें। ठीक है। प्ले स्टोर से हमारे ऐप पर आपकी लाइव क्लासें चल रही हैं और लाइव क्लासों से जुड़ने के लिए आप हमारे कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट्स करें, मैं आपके प्रत्येक कमेंट्स का जवाब। ठीक। ओके।